हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, बांग्लादेश के लाल मोनिरहाट एयरबेस में बना विशाल हैंगर। भारत की चिकन नेक के पास चीन के लड़ाकू विमान को उतारने की बहुत बड़ी तैयारी। दोस्तों बताएंगे कैसे मोहम्मद यूनुस ने भारत के खिलाफ ले लिया ये बहुत बड़ा फैसला, भारत के लिए बढ़ा दिया खतरा। दोस्तों बताएंगे ऐसा करके आखिर करना क्या चाहता है मोहम्मद यूनुस। तो दोस्तों वहीं आपको बताएंगे दिवाली के मौके पर बीती रात अमेरिका ने किया चीन पर बहुत बड़ा हमला, बीजिंग के राष्ट्रीय समय सेंटर को पहुंचाया भारी नुकसान। तो वहीं दोस्तों दिवाली के मौके पर हम और आप घर से दिवाली मनाएंगे, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिवाली मनाने जा सकते हैं इस जगह पर। क्या पाकिस्तान के लिए होगा ये बहुत बड़ी चेतावनी? सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, साथ ही साथ बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के बीच भारत समेत दुनिया के 24 देशों से आए ऐसे नतीजे की बेचैन हो उठेगा अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। खबर सुनते ही हालत हो जाएगी ट्रंप की खराब। दोस्तों साथ ही आपको बताएंगे व्हाइट हाउस में जेलेंस्की को सामने बैठाकर कह दिया कि पुतिन जब चाहे तुम्हें तबाह कर सकते हैं, यूक्रेन को बर्बाद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सामने से जेलेंस्की को ये बात कही ट्रंप ने, जिसके बाद जेलेंस्की का क्या रहा रिएक्शन आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे जहाँ पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पर हुआ बड़ा हमला, एक महीने के भीतर तीसरे बीजेपी नेता पर है यह बड़ा हमला। दोस्तों वही आपको बताएंगे आरजेडी कांग्रेस में बढ़ी तलकी, महागठबंधन में 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट, सीट बंटवारे पर बातचीत हो गई बंद। बताएंगे बिहार इलेक्शन से जुड़ी सबसे बड़ी जानकारी, कैसे महागठबंधन में फूट पड़ती दिखाई दे रही है। दोस्तों आज एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते कि त्योहारी सीजन में या किसी भी क्षण किसी भी समय में भारतीय जवानों जैसा बलिदान कोई नहीं दे सकता, जैसा कि वो परिवारों के साथ दूर रहकर बॉर्डर पर ही त्योहार मनाते हैं, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और सभी लोग मिलकर कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर शुरू करने से पहले आप सभी को हमारे पूरे टीम की ओर से और मेरे ओर से हैप्पी दिवाली। दोस्तों दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेश से भारत के लिए एक ऐसी खबर आई है जो नई दिल्ली की चिंता बढ़ा सकती है। बांग्लादेश लाल मोनिरहाट एयरबेस के भीतर एक विशाल हैंगर बना रहा है। इस हैंगर का इस्तेमाल लड़ाकू विमान को पार्क करने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों बांग्लादेश सेना प्रमुख जनरल वकार उज्जमा ने इस हफ्ते बोले तो 16 अक्टूबर लाल मोनिरहाट एयरबेस पहुंचकर हैंगर निर्माण की प्रगति देखी है। ये बेस भारत की चिकन नेक कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है। सीमा से नजदीकी के साथ साथ इस बेस के पुनर्निर्माण में पाकिस्तान और चीन की कथित भागीदारी भी भारत की चिंता का सबब है। नॉर्थ ईस्ट न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि लाल मोनिरहाट एयरबेस के निर्माणाधीन हैंगर के आसपास के इलाके को बांग्लादेशी वायुसेना नियंत्रित कर रही है। यहाँ बन रहा हैंगर नए लड़ाकू विमानों की पार्किंग के लिए एक सुविधा स्थल हो सकता है, जिन्हें बांग्लादेशी एयरफोर्स अपने पुराने J7 विमानों के बेड़े को बदलने के उद्देश्य से हासिल करना चाहती है। दोस्तों बांग्लादेश में बीते साल मोहम्मद यूनुस की सरकार आने के बाद इस एयरबेस पर न सिर्फ ढाका बल्कि चीन और पाकिस्तान की भी नजर गई। बांग्लादेश सेना लाल मोनिरहाट एयरबेस को राष्ट्रीय आवश्यकताओं के हिसाब से तैयार करने की बात कही है। इसमें विमानन और एरोस्पेस विश्वविद्यालय भी शामिल है। माना यह जा रहा है कि बेस को बनाने में चीन शामिल है। जी हाँ, बांग्लादेश का लाल मोनिरहाट एयरबेस पर हैंगर बनाना इसीलिए भी ध्यान खींचता है क्योंकि वो 2.2 अरब डॉलर के एक सौदे में 20 चीन से J-10CE लड़ाकू विमान खरीद पर काम कर रहा है। माना यह जा रहा है कि यह सौदा तकरीबन फाइनल हो चुका है। बांग्लादेश 16 चीनी JF-17 खरीदने में रुचि रखता है। JF-17 को पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया है। दोस्तों लाल मोनिरहाट एयरबेस पर हैंगर निर्माण पर नॉर्थ ईस्ट न्यूज ने दावा किया है कि यहाँ कम से कम 10 से 12 लड़ाकू विमान रखे जा सकते हैं। यहाँ जनरल जमा के दौरे के बाद इसकी छत पर तेजी से काम चल रहा है। इस हैंगर पर पिछले 6 महीनों से काम चल रहा है। इसमें अब ज्यादा तेजी आई है। इसमें अगला निर्माण कंक्रीट की 4 दीवारी हो सकती है। जी हाँ,
दोस्तों आपको याद होगा मोहम्मद यूनुस जब से बांग्लादेश की सत्ता को काबिज किया तब से ही भारत के खिलाफ ही लगातार फैसले ले रहे हैं, भारत के विरोध में बयानबाजी भी कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने सरकार में आने के बाद कई बार इस तरह के बयान दिए हैं जिनमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जिक्र है। चिकन नेक के आसपास बांग्लादेश के प्रभाव का इशारा करते हुए मोहम्मद यूनुस के बयानों ने भारत की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। दोस्तों पूर्वोत्तर भारत को बाकी देश से जोड़ने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर दिल्ली को इस एयरबेस के बनने के बाद ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जी हाँ, ये बहुत बड़ी और अहम जानकारी थी, बीती रात निकलकर सामने आई, जो हमने आपको बताया है कि भारत के चिकन नेक के पास लड़ाकू विमान उतारने की तैयारी में है बांग्लादेश। चीन और पाकिस्तान से जोड़ रहा है कनेक्शन। वाकई में भारत के लिए किसी खतरे से कम खबर नहीं है ये। आपकी इस पर जो भी राय हो दोस्तों बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि चुनाव के बाद बांग्लादेश में भारत समर्थित सरकार ही बननी चाहिए तो सामने लाइक का बटन, दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया तो बटन जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट में भारत को कैसे जवाब देना चाहिए इसके इस फैसले का बताइएगा जरूर। दोस्तों नेक्स्ट खबर की बात करते हैं जहां पर अमेरिका ने चीन पर किया बहुत बड़ा हमला। इस हमले में चीन के नेशनल टाइम सेंटर को पहुंचाया भारी नुकसान। दोस्तों चीन ने रविवार को इस हमले के पीछे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनएसए को जिम्मेदार ठहराया है। बीजिंग के अनुसार उसके राष्ट्रीय समय केंद्र पर बड़ा साइबर हमला किया गया है। चीन के मुताबिक ये अमेरिका का साइबर हमला है। चीन ने आरोप लगाया है कि अमेरिका के इस साइबर हमले से उसके नेटवर्क, संचार, वित्तीय और विद्युत प्रणालियों को भारी नुकसान पहुंच सकता था, मगर चीनी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क थी, से कोई बड़ा नुकसान होने से रोक लिया गया। चीन के इस आरोप से अमेरिका के साथ तनाव बढ़ने की आशंका है। दोस्तों चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय ने एक वीचैट पोस्ट में आरोप लगाया है कि अमेरिकी एजेंसी ने 2022 में एक विदेशी मोबाइल फोन ब्रांड की मैसेजिंग सेवाओं में कमजोरियों का फायदा उठाया और राष्ट्रीय समय सेवा केंद्र के कर्मचारियों के उपकरणों से संवेदनशील जानकारी चुराई। मंत्रालय ने ब्रांड का नाम नहीं बताया। इसके अलावा अमेरिकी एजेंसी ने विशेष साइबर हमले के हथियारों के 42 प्रकारों का इस्तेमाल करके केंद्र के विभिन्न आंतरिक नेटवर्क प्रणालियों को निशाना बनाया और 2023 से 2024 के बीच एक महत्वपूर्ण समय निर्धारण प्रणाली में घुसपैठ करने की कोशिश की। मंत्रालय ने दावा किया कि उसके पास साक्ष्य है, लेकिन पोस्ट में इसे साझा नहीं किया। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, दिवाली पर आईएनएस विक्रांत जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज। क्या मोदी जी का यह समुद्री संदेश पाकिस्तान के लिए होगा चेतावनी? बता दें दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी जी अपनी दिवाली हर साल देश के जवानों के साथ मनाते रहे हैं। इस बार वे दिवाली नौसेना के जवानों के साथ मना सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोमवार को गोवा जा सकते हैं, जहां पर वे आईएनएस विक्रांत पर तैनात नेवी के जवानों के साथ देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक त्योहार मनाएंगे। अगर ऐसा होता है तो उनकी यह यात्रा पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा संदेश हो सकती है दोस्तों, कि अब भी मौका है वो सुधर जाए, वरना उसका भूगोल बिगाड़ने का काम अगली बार नौसेना करेगी। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना ने सीधा हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इसकी मात्र संभावना भर ने ही पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों में खलबली मचा दी थी। उस वक्त ये खबर सामने आई थी कि आईएनएस विक्रांत अरब सागर के रणनीतिक क्षेत्र में सक्रिय निगरानी पर है, तो इस्लामाबाद के रक्षा हलकों में गंभीर खतरे की चर्चाएं शुरू हो गई। दोस्तों अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिवाली पर आईएनएस विक्रांत पर पहुंचने की संभावनाओं ने इस संदेश को और गहरा बना दिया है कि भारत सिर्फ जमीनी ताकत नहीं बल्कि समुद्रों का भी सम्राट बन चुका है। क्योंकि दोस्तों आईएनएस विक्रांत जो है वो सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं बल्कि भारत की समुद्री शक्ति का प्रतीक भी है। लगभग 45,000 टन वजन और 262 मीटर लंबा ये जहाज 30 से ज्यादा लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को लेकर चल सकता है। यह स्वदेशी तकनीक से बना भारत का पहला स्वयं निर्मित विमान वाहक पोत है, जिसे कोचीन शिपयार्ड ने तैयार किया और नौसेना ने सितंबर 2022 में कमीशन किया था। यानी कि दोस्तों आज के दिन जब पूरा देश शाम को रोशनी और उमंगों के पर्व दिवाली मनाने में जुटा होगा, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के जवानों के साथ दिवाली मनाते नजर आने वाले हैं। ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कमेंट में हैप्पी दिवाली पीएम मोदी जी, साथ ही साथ हैप्पी दिवाली इंडियन आर्मी भारी मात्रा में कमेंट में कहिएगा। दोस्तों जो भी इस खबर को देख रहे हैं वो विशेष करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर
ट्रम्प टैरिफ के बीच भारत समेत दुनिया के 24 देशों से आए ऐसे नतीजे बेचैन हो उठेगा अमेरिका। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इस साल की शुरुआत में दुनिया भर के देशों पर लगाए गए हाई टैरिफ से वैश्विक अर्थव्यवस्था में हलचल मच गई थी। हालांकि बाजार ने धीरे धीरे रिकवरी कर ली, लेकिन कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं अब भी इन मनमाने शुल्कों के दबाव से जूझ रही हैं। ट्रंप की इस नीति की काफी आलोचना भी हुई और कई देशों ने अमेरिका के साथ समझौते कर लिए, जबकि भारत और अमेरिका के बीच बातचीत अब तक सफल नहीं हो पाई है। फिर भी आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि टैरिफ का भारत के कुल एक्सपोर्ट पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में भारतीय निर्यातकों ने 24 देशों को किए गए एक्सपोर्ट में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। इन देशों में दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, टोगो, मिस्र, वियतनाम, इराक, मेक्सिको, रशिया, केन्या, नाइजीरिया, कनाडा, पोलैंड, श्रीलंका, ओमान, थाईलैंड, बांग्लादेश, ब्राजील, बेल्जियम, इटली और तंजानिया जैसे देश शामिल हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री के एक सीनियर ऑफिसर ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि इन 24 देशों को पहली छमाही में कुल 129.3 अरब डॉलर का निर्यात हुआ, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में वृद्धि दिखाता है। ये भारत के कुल एक्सपोर्ट का करीब 59% है। दूसरी ओर अमेरिका को एक्सपोर्ट में गिरावट दर्ज की गई है, जो मुख्य रूप से सितंबर में वॉशिंगटन द्वारा लगाए गए नए हाई टैरिफ के कारण हुई है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से सितंबर 2025 के दौरान भारत का कुल एक्सपोर्ट 3.02% बढ़कर 220.12 अरब डॉलर रहा, जबकि इंपोर्ट 4.53% बढ़कर 375.11 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इस अवधि में व्यापार घाटा 154.99 अरब डॉलर पर आ गया। हालांकि 16 देशों को भारत के एक्सपोर्ट में नकारात्मक वृद्धि देखी गई, जिनका योगदान देश के कुल एक्सपोर्ट में करीब 27% है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी पूर्व राजदूत गारसेटी ने दो टूक कहते हुए ट्रंप को तगड़ा जवाब देते हुए कह दिया कि भारत पर टैरिफ लगाना ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती की है। दिल्ली ने कोई भी नियम नहीं तोड़ा। जी हां, भारत में अमेरिका के राजदूत रहे एरिक गारसेटी ने ट्रंप की टैरिफ नीति की कड़ी आलोचना की। खास तौर से ट्रंप प्रशासन के भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ को उन्होंने दोनों देशों का रिश्ते बिगाड़ने वाला कदम बता दिया। गारसेटी ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत ने निश्चित मूल्य सीमा के तहत रूसी तेल खरीद कर वही किया जो यूरोप और अमेरिका चाहते थे। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद भारत को ही रूसी युद्ध मशीन को धन मुहैया कराने वाला देश कहते हुए घेरना शुरू कर दिया, जबकि ये रवैया ठीक नहीं है। गारसेटी ने कहा कि भारत के लिए जो बातें ट्रंप की ओर से कही गई थी वो ठीक नहीं है। भारत सिर्फ अपने लिए सस्ते तेल की तलाश में रूस से ये तेल खरीद रहा है। ऐसे में अमेरिका को भारत के साथ रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए। संबंध बिगड़ने का अमेरिका को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। एरिक गारसेटी 2023 से जनवरी 2025 तक भारत में अमेरिकी राजदूत रहने से पहले लॉस एंजल्स के मेयर भी रह चुके हैं। दोस्तों, अगर आप भी इनकी बात का समर्थन करते हैं, मानते हैं इन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, गारसेटी इससे पहले भी कह चुके हैं कि भारत ने रूसी तेल इसलिए खरीदा क्योंकि हम यानी अमेरिका चाहते थे कि कोई एक निश्चित मूल्य सीमा पर रूसी तेल खरीदे। ये किसी उल्लंघन जैसा नहीं था, ये दरअसल नीति का ही एक हिस्सा था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि तेल की कीमतें बढ़ें और उन्होंने इसे पूरा किया। ट्रंप इसे समझ नहीं सके और एक अलग ही रुख अपना लिया। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर दिवाली से एक दिन ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों से कर दी खास अपील। भारतीय उत्पाद खरीदने को लेकर कह दी बड़ी बात, कह दिया स्वदेशी ही खरीदे और खरीदने के बाद सोशल मीडिया पर शेयर करें। बता दें दोस्तों, दिवाली से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिवाली पर देशवासियों से खास अपील कर दी। इसके तहत उन्होंने एक बार फिर से लोगों से स्वदेशी खरीदने पर जोर देने को कहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आइए इस त्योहारी सीजन में 140 करोड़ भारतीयों की कड़ी मेहनत, रचनात्मकता और नवाचार का जश्न मनाए। आइए भारतीय उत्पाद खरीदे और कहें गर्व से, कहो यह स्वदेशी है। आपने जो खरीदा है उसे सोशल मीडिया पर भी शेयर करें। इस तरह आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। पीएम मोदी ने माय गवर्नमेंट इंडिया का पोस्ट साझा करते हुए देशवासियों से स्वदेशी सामान खरीदने की अपील की है। आपको बता दें कि भारत सरकार का ये एक्स अकाउंट देशवासियों को स्वदेशी सामान के बारे में बताता है और खरीदने के लिए मोटिवेट करता है। ये हैंडल सरकार की नीतियों को बेहतर तरीके से आम जनता तक पहुंचाता है। दोस्तों, यानी उनका ये कहना है कि अगर आप स्वदेशी खरीदेंगे, सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे, जिससे दूसरे भी हमारे तरह लोग मोटिवेट होंगे दोस्तों, और वो भी स्वदेशी सामान खरीदेंगे। ऐसे में भारत आगे बढ़ सकता है। तो क्या आज आप स्वदेशी खरीदने वाले हैं? बताना मत भूलिएगा कमेंट में। दोस्तों, नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर
व्लादिमीर पुतिन चाहे तो यूक्रेन को कभी भी कर सकते हैं तबाह। जी हां, व्हाइट हाउस में जेलेंस्की से कहा ट्रंप ने। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के हाल ही में व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। इस बैठक के दौरान ट्रंप ने जेलेंस्की को रशिया के प्रस्ताव को मानने की सलाह दी। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर यूक्रेन रशिया की शर्तों पर सहमत नहीं होता तो पुतिन यूक्रेन को तबाह कर देंगे। जी हां, ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई बैठक में कई बार गर्मा गर्मी हुई। ये मीटिंग कई बार झगड़े जैसी स्थिति में पहुंच गई, जिसमें ट्रंप लगातार गुस्से में बोलते रहे और अपशब्दों का इस्तेमाल करते रहे। बैठक के दौरान ट्रंप ने यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र के नक्शे एक तरफ फेंक दिए और जेलेंस्की से कहा कि उन्हें रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पूरा डोनबास क्षेत्र सौंप देना चाहिए। ट्रंप ने जेलेंस्की से यह भी कहा कि वो ये जंग हार रहे हैं और चेतावनी दी कि अगर पुतिन चाहे तो तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की शुक्रवार को व्हाइट हाउस पहुंचे थे। इस दौरान उनकी ट्रंप से मुलाकात हुई। जेलेंस्की को उम्मीद थी कि उन्हें रशिया के खिलाफ लड़ाई के लिए नए हथियार मिलेंगे, लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया कि उनका ध्यान अब शांति समझौते पर है, न कि यूक्रेन की सैन्य ताकत बढ़ाने पर। समाचार एजेंसी राइटर्स के मुताबिक 2 घंटे चली इस बैठक में जेलेंस्की ने अमेरिका से लंबी दूरी की टॉम हॉक मिसाइलें मांगी, लेकिन ट्रंप ने इस पर ठंडा रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि वो आने वाले हफ्तों में हंगरी में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने वाले हैं और फिलहाल वो दोनों देशों के बीच जंग रोकने पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। इस बैठक के बाद ट्रंप ने कहा कि मैंने राष्ट्रपति जेलेंस्की और राष्ट्रपति पुतिन दोनों से कहा है कि अब यह युद्ध तुरंत बंद हो जाना चाहिए। जहां लड़ाई चल रही है वहीं रुक जाओ और अपने अपने घर लौट जाओ। अब हत्या बंद होनी चाहिए। जेलेंस्की से मुलाकात के एक दिन पहले ट्रंप और पुतिन की फोन पर बातचीत हुई थी। ट्रंप ने खुद को दोनों पक्षों यानी रशिया और यूक्रेन के बीच मध्यस्थ के रूप में पेश किया। ट्रंप ने कहा कि मेरा मानना है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की भी जंग खत्म करना चाहते हैं और राष्ट्रपति पुतिन भी। अब बस दोनों को थोड़ा साथ निभाना होगा। हालांकि जेलेंस्की ने कहा कि हम युद्ध विराम चाहते हैं लेकिन पुतिन नहीं चाहते। उन्होंने ट्रंप से कहा कि यूक्रेन के पास रशिया पर हमला करने के लिए हजारों ड्रोन तैयार हैं, लेकिन उनके पास अमेरिकी टॉम हॉक मिसाइलें नहीं है। हमें उनकी आवश्यकता है। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि हम तो यही चाहेंगे कि तुम्हें टॉम हॉक की आवश्यकता ही ना पड़े। यानी कि दोस्तों, जेलेंस्की अमेरिकी यात्रा पर गए थे व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलने कि भैया हथियारों पर बात करेंगे, टॉम हॉक हमको अमेरिका मुहैया कराएगा। उल्टा ट्रंप ने 2-4 अच्छी बातें दोस्तों जेलेंस्की को सुना दी और कह दिया कि व्लादिमीर पुतिन जब चाहे तुम्हें बर्बाद कर सकते हैं। तीखी नोक झोंक देखने को मिली। दोस्तों, आपकी क्या है इस पर राय बताना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर दिवाली पर मिलान में फंसे भारतीयों को लाने एयर इंडिया भेजेगा स्पेशल फ्लाइट। विमान में आई थी तकनीकी खराबी। जी हां, एयर इंडिया ने रविवार की दोपहर में मिलान में फंसे लोगों को वापस भारत लाने के लिए विशेष विमान भेजने की घोषणा कर दी है। एयरलाइन ने विशेष विमान से मिलान में शुक्रवार से फंसे 256 यात्रियों को वापस भारत लाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है। दरअसल एयर इंडिया की फ्लाइट AI-138 शुक्रवार को मिलान से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली थी, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया था, जिसके बाद से फ्लाइट के यात्री मिलान में फंसे हुए हैं। साथ ही नेक्स्ट खबर बता दें, पाकिस्तान ने 2 देशों के सामने किया वादा, डूरंड लाइन पर चर्चा नहीं की। अफगान रक्षा मंत्री ने बताया दोहा वार्ता में क्या क्या हुआ। दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर कई दिनों की गोलीबारी के बाद सीज फायर पर सहमति बनी है। कतर की राजधानी दोहा में रविवार को अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से मुलाकात की। इस दौरान इस बात पर सहमति बनी कि सीज फायर के बाद दोनों पक्ष की वार्ता होती रहेगी और अगली मीटिंग तुर्की में होगी। हालांकि बैठक में डूरंड लाइन से जुड़े विवाद पर कोई चर्चा नहीं हुई। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने दोहा वार्ता के बाद अपने बयान में कहा कि किसी को भी उनके देश की संप्रभुता का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि समझौते में डूरंड काल्पनिक रेखा पर कोई चर्चा नहीं की गई है। ये मुद्दा देशों के बीच का मामला है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी फौज को तालिबान ने बड़ी चेतावनी दे दी। कह दिया हम तुम्हें इंडियन बॉर्डर तक दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। जी हाँ, अफगानिस्तान को उप आंतरिक मंत्री और तालिबान नेता मौलवी मोहम्मद नबी उमारी ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दे दी कि अगर पाकिस्तानी फौज को आक्रमणकारी घोषित किया गया तो अफगानिस्तान की जनता और कबीले उनको इंडियन बॉर्डर तक पीछा कर सकती है। उन्होंने कहा यदि अफगानी कबीले और राष्ट्र आपको धार्मिक फतवे के जरिए आक्रमणकारी घोषित कर दें तो अल्लाह की कसम आप इंडियन बॉर्डर तक भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर गाजा पर इजरायली हमले के बाद ट्रंप ने हमास को दे दी वार्निंग। कह दिया अगर उन्होंने हथियार नहीं डाले तो हम कदम उठाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया कि गाजा संघर्ष विराम समझौते के तहत हमास को निशस्त्र करने के लिए कोई सख्त समय सीमा तय नहीं की गई है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अगर हमास ने हथियार नहीं डाले तो अमेरिका उसके सहयोगी या इजरायल कार्रवाई कर सकते हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि हमास ने ऐसा करने की बात कही है, अगर जरूरत पड़ी तो हम उन्हें निशस्त्र कर देंगे, चाहे वो मैं करूं, अमेरिका करे या हमारे प्रॉक्सी करें। इजरायल
इजराइल हमारे समर्थन के साथ है, हमारे सैनिक जमीनी कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। इससे पहले दोस्तों अमेरिका की ओर से लगाए गए सीज फायर के उल्लंघन के आरोपों को हमास ने पूरे तरीके से खारिज कर दिया है। फलस्तीनी गुट हमास ने अपने ऊपर लगे आरोपों को इजराइल की साजिश बताया है। तो वहीं इजराइल ने नेपाली छात्र को अंतिम विदाई दी। हमास ने अपहरण करने के बाद उसको मार डाला था। दोस्तों इजराइल ने रविवार को एक नेपाली छात्र को अंतिम विदाई दी, जिसका 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने अपहरण कर लिया था और बाद में उसे कैद में मार दिया गया था। यह जानकारी इजराइल के विदेश मंत्रालय ने दी। मंत्रालय ने बताया कि बिपिन जोशी का पार्थिव शरीर बेन गुरियन हवाई अड्डे पर अंतिम विदाई के बाद नेपाल लेकर जाया गया। तो वहीं दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पर हुआ बड़ा हमला। 1 महीने में तीसरे बीजेपी नेता पर यह अटैक। जी हां, पश्चिम बंगाल में एक बार फिर बीजेपी नेता पर हमला हुआ है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने सह प्रभारी अमित मालवीय ने नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी पर हमले का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए बताया कि मां काली पूजा का उद्घाटन और उसमें भाग लेने जाते समय विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर टीएमसी की लुंगी वाहिनी ने हमला किया। मथुरापुर और मंदिर बाजार इलाकों में महिलाओं को ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया। अमित मालवीय ने कहा कि हम विपक्षी नेता पर इस जघन्य और पूर्व नियोजित हमले की कड़ी निंदा करते हैं। इसे टीएमसी जिला परिषद सदस्य रेखा गाजी ने अंजाम दिया और उनके निर्देशन में अवैध बांग्लादेशियों ने अंजाम दिया। राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस तरह की हिंसा टीएमसी की हताशा और लोकतंत्र व कानून के प्रति उसकी घोर अपेक्षा को उजागर करती है। दोस्तों तो वहीं आपको बता दें, महागठबंधन में 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट। आरजेडी कांग्रेस में बढ़ी तल्खी। सीट बंटवारे पर बातचीत ही हो गई बंद। जी हां, बिहार में बदलाव का दावा करने वाले विपक्षी महागठबंधन के घटक दलों में तल्खी बढ़ गई है। सीटों के बंटवारे पर फंसी पेच सुलझ नहीं पा रही है। अब तो इस मसले पर बातचीत भी बंद है। घटक दलों में पूरी तरह संवादहीनता की स्थिति है। अब भी 10 सीटें ऐसी है जहां इस गठबंधन के दो दल ताल ठोक रहे हैं। आमने सामने की लड़ाई पर आमदा है। ऐसे में कटुता भी बढ़ रही है। गौरतलब होगी पहले चरण का नामांकन समाप्त हो चुका है। कल दूसरे चरण का भी नामांकन समाप्त हो रहा है, लेकिन महागठबंधन अब तक ये भी घोषित नहीं कर सका है कि किस दल को कितनी और कौन कौन सी सीटें दी गई हैं। हाल यह है कि 6 सीटों पर आरजेडी कांग्रेस, 3 पर भाकपा कांग्रेस, 1 सीट पर आरजेडी वीआईपी आमने सामने हैं। तो वहीं आपको बता दें, अयोध्या का 9वां दीपोत्सव बना सबसे भव्य। ध्वस्त हुए पिछले सभी कीर्तिमान, बने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। दोस्तों 26 लाख दियों से जगमग राम की पैड़ी। 2128 अर्चकों ने की सरयू आरती। अयोध्या दीपोत्सव में बने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड। दरअसल भगवान राम जी की नगरी अयोध्या ने रविवार को छोटी दिवाली के मौके पर मिट्टी के दियों की जगमगाहट के साथ एक बार फिर इतिहास रच दिया। इस पावन अवसर पर अयोध्या का सरयू तट 26 लाख से अधिक दियों से रोशन हुआ और राम नगरी ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दोनों विश्व कीर्तिमान का प्रमाण पत्र सौंपा। पहला रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित दीपोत्सव में एक साथ 26,17,215 मिट्टी के दिए प्रज्वलित करने का बना। दूसरा रिकॉर्ड एक साथ 2,128 अर्चकों द्वारा मां सरयू की महाआरती करने का बना। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या में पूजा अर्चना की और कहा यह दीप 500 साल के अंधकार पर विजय का प्रतीक है। सीएम योगी जी ने राम और सीता बने कलाकारों की भी पूजा की। पूजा करने के बाद योगी जी ने कहा कि 2017 में जब पहला दीपोत्सव करने का निर्णय लिया था तब यहाँ पर्याप्त मात्रा में दिए नहीं मिले थे। अयोध्या में कुम्हार 51,000 दीप दे पाए थे। पूरे यूपी से दिए जमा किए गए थे। यूपी में 2017 में बीजेपी सरकार बनने के बाद से अयोध्या में 2017 से दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। दोस्तों वाकई में ये दीप सिर्फ जहाँ जलता है उस क्षेत्र को ही उजाला नहीं कर रहा, बल्कि उस घर को भी उजाला कर रहा है जो उन दियों को बना रहा है। ये वाकई में बहुत अच्छा इनिशिएटिव है दोस्तों सरकार का। आपकी इस पर क्या राय है बताना मत भूलेगा। आप सभी को दोस्तों दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाते जाते हैप्पी दिवाली। और आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा दोस्तों। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।